हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 का चैप्टर स्टार्ट किया है। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। पोटेंशियल के बारे में सीख लिया है, पोटेंशियल के फॉर्मूले भी फाइंड आउट कर लिए हैं, देन वर्क डन के बारे में सीख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने निकाल लिया। अब डाइपोल के बारे में हमें स्टडी करना। डाइपोल का कंसेप्ट 11th में हो चुका है, वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी को याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव, मींस अपोजिट चार्ज होते हैं। सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? 2l। उस डिस्टेंस को क्या लेते हैं? 2l, एंड दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम डाइपोल का स्टडी करें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। अब यहां हम दो चार्ज लेंगे, ए बी। यहां होगा एक प्लस चार्ज और ये होगा माइनस चार्ज, और दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? 2l। दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? 2l। इसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल। इसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by finite distance। फाइनाइट डिस्टेंस 2l। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देन इसके बाद हमने स्टडी किया था डाइपोल मोमेंट। क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद है? जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ P। कैसे लिखते हैं? P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन, इसे कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये P का डायरेक्शन कहाँ होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसे कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसे कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ये समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट। देन हमने टॉपिक स्टडी किया था डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस क्या होता है? डाइपोल एक्सिस अ लाइन joining the two center of charges, a line joining the two centers of charges। ऐसी लाइन दो चार्ज के सेंटर से पास होती है, दो चार्ज के सेंटर से पास होती है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, और स्ट्रेट लाइन ट्रेवल टू टू सेंटर्स और सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। तो यहां से ये लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। ये जो दो सेंटर्स, चार्ज के सेंटर से जाने वाली लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ चार्जेस। ठीक है। और लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ चार्जेस इज नोन एज अ डाइपोल एक्सिस। ये समझ में आ गया। देन डाइपोल इक्वेटर। इक्वेटर
डायपोल का इक्वेटर क्या होता है? अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल। अगर ये सेंटर है हमारा, अगर ये सेंटर है ओ, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ डायपोल। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल इज नोन एज ए इक्वेटर। एक्सिस को परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये समझ में आ गया। एक्सिस, दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली, दो चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन डायपोल एक्सिस, और एक्सिस को परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। तो ये हो गया डायपोल का कंसेप्ट, समझ में आ गया। डायपोल क्या होता है? डायपोल मूवमेंट, डायपोल एक्सिस एंड इक्वेटर। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, to determine the electric potential due to an electric dipole, तो देखो डायग्राम में मैंने एक डायपोल ड्रॉ किया है कि ए बी हमारा डायपोल है, ए बी हमारा क्या है? डायपोल है, ओ उसका सेंटर है, ओ सेंटर है। अब डायपोल की वजह से सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने सेंटर से आर इतने डिस्टेंस पे सी पॉइंट लिया है, सेंटर से आर इतने डिस्टेंस पे सी पॉइंट लिया है। पॉजिटिव ए से उसका डिस्टेंस कितना है? R1, और बी से उसका डिस्टेंस कितना है? R2। तो अब डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जो राइटिंग वाला पार्ट है वो मैं इतना नहीं लिखता क्योंकि डायग्राम में दिया होगा। लेट कंसिडर और लेट सी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ सेंटर फ्रॉम सेंटर ओ, सी बी द पॉइंट at a distance r from the center O. Then r1 is a distance from positive charge and r2 is a distance from a negative charge. C point का distance कितना होगा? r1 and r2. And theta is the angle of inclination. Theta is the angle of inclination between axis and r. Axis and r. तो ये point आपको समझ में आ गए, ठीक है? तो ये आप लिख लो या मैं शॉर्ट में लिखता हूं। Let C point at डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, ठीक है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन R1 and R2 distance from plus Q and minus Q charges as shown in figure। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब आते हैं इक्वेशन पे। सो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पे कितना पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से सी पे कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, Q अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट A। पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू, इसको हम V1 कहेंगे, प्लस Q 4πε0। अब डिस्टेंस कितना है? A से C तक R1, तो यहां होगा R1, ठीक है। सिमिलरली
पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी। सो अब इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा, डिस्टेंस है R2, तो यही फॉर्मूला हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू माइनस क्यू 4πε0 R2। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है V1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है V2। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का एडिशन, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 का फॉर्मूला हमारे पास है V1 प्लस क्यू 4πε0 R1 प्लस यहां माइनस क्यू 4πε0 R2। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, Q 4πε0 ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमें यहां R1 और R2 को फाइंड आउट करना है। अब ये ब्रैकेट वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें याद रखना है जब यहां तक पहुंच गए इक्वेशन हम इसे कहेंगे 1, इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। यहां पहुंचने के बाद हमारा अब टास्क क्या है, 1/R1 और 1/R2 को फाइंड आउट करना, 1/R1 एंड 1/R2 को फाइंड आउट करना। इसके लिए अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल मीन्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम में। तो अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यहां करते हैं हम। अब ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब ए से हम आर, ये इस लाइन पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर लिया। अब वो थोड़ा समझ लो, वो परपेंडिकुलर जैसे दिखना चाहिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां होगा एंगल 90, यहां क्या होगा, एंगल 90, ये है 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 के सामने जो साइड है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अब थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो साइन वाला होता है और थीटा को लग के जो साइड होता है वो कॉस वाला होता है, ये तो आपको पता है। तो अब ये साइड जो होगा, ये साइड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा हमारा L साइन थीटा और ये होगा हमारा L कॉस थीटा, ये होगा L कॉस थीटा। तो अब ये रिमेनिंग जो साइड है, ये हमारा रिमेनिंग जो साइड है ये, अब इसका वैल्यू कितना होगा, R माइनस L कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, R माइनस L कॉस थीटा। देखो टोटल डिस्टेंस R है, उसमें से L कॉस थीटा चला गया, तो ये होगा R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं दिखाता हूं आपको, ये साइड्स, यहां तक का साइड, या फिर रेड लाइन से ही ड्रॉ करते हैं हम, तो वो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या होगा हमारा, R माइनस L कॉस थीटा। तो ये होगा R1, ये होगा L साइन थीटा, ये होगा R माइनस L कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब वापस निगेटिव चार्ज से भी हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, वापस हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए भी अब इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा,
इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम इस तरह से, ये एक्सटेंड हो गया और यहां से वापस 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो L क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, ये एंगल भी क्या रहेगा, अपोजिट एंगल भी थीटा रहेगा। देन अब थीटा के सामने वाला साइड साइन होता है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, साइन होता है। तो ये होगा L L साइन थीटा, ये हाइपोटेनियस। और थीटा को लग के साइड क्या होता है, L कॉस थीटा। तो अब ये पूरा साइड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। पहले तो हमने L साइन थीटा हटा दिया। अब पूरा वैल्यू जो होगा, पूरा वैल्यू मीन्स अगर मैं शेप ड्रॉ करता हूं यहाँ, ये अंदर से ड्रॉ करता हूं यहां से स्टार्ट होके यहां तक का ये जो लेंथ है, ये क्या है, R प्लस एल कॉस थीटा। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम R1 स्टडी करेंगे। तो R1 के लिए हम जो ड्रॉ करने वाले हो वो देखो, ये ट्रायंगल लेने वाले हैं R1 के लिए। याद रखो मैं एक एक ड्रॉ भी करता हूँ, R1 के लिए ये ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट बाय ज्योमेट्री, अब यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री क्या होगा, अब पहले R1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं, R1 का। तो डायग्राम देखो R1 के लिए, ये वाला ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। R1 L साइन थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। तो हमारा ट्रायंगल कैसा है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ये है R1, ये L साइन थीटा, और ये है L माइनस एल कॉस थीटा, सॉरी R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस L साइन थीटा स्क्वायर। L साइन थीटा स्क्वायर, ये हमारा R1 है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये दो साइड, ये समझ में आ गया। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ डायग्राम को, इस डायग्राम के हिसाब से हमने सॉल्व किया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो कैसे होगा, R1 स्क्वायर। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, क्या करते थे, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, नहीं, ये ए माइनस बी है, ये क्या है, ए माइनस बी। तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहां से R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा प्लस, यहां से एल स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। सिमिलरली बाय ज्योमेट्री, सिमिलरली बाय ज्योमेट्री अब R2 के बारे में देखते हैं। देखो R2 के लिए हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल,
तो ये R2 है, ये 90 डिग्री, ये L साइन थीटा है, R प्लस L कॉस थीटा है। सो R2 इज इक्वल टू क्या होगा अब, R2 मीन्स ऐसा ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा R2 है, यहाँ माइनस क्यू चार्जेस है, यहाँ L साइन थीटा है, और यहाँ L प्लस सॉरी R प्लस, यहाँ R प्लस L कॉस थीटा है। तो देखो पहले में क्या था, माइनस थीटा, अब यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, तो सिर्फ माइनस और प्लस में चेंज होगा। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, क्या आएगा, देखो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो R2 का फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे आएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो R स्क्वायर प्लस माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। सेम वैसे ही पाइथागोरस यूज किया, सिर्फ माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, सेम फॉर्मूला। अब हमारे पास दो फॉर्मूले R1 एंड R2, R1 एंड R2, यही फॉर्मूला मैं यहां लिख लेता हूं, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे, अच्छे से देख लो दोनों इक्वेशन को। ठीक है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, साइन का ही डिफरेंस है, बाकी टर्म सेम है, बाकी टर्म सेम है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन। सो R1 स्क्वायर, आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां से आर स्क्वायर निकल गया, तो ब्रैकेट में बचा 1। अब यहां एक आर है, तो यहां क्या करना होगा, आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2LR कॉस थीटा प्लस, यहां आर स्क्वायर है ही नहीं, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, तो यहां होगा L स्क्वायर, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, ये मल्टीप्लाई करके देखो, आर स्क्वायर से 1 को आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर से आर आर कट हो गया तो एक आर बच जाएगा, और यहां आर स्क्वायर कट जाएगा तो L स्क्वायर। सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इसमें से भी कॉमन, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहां साइन हमारा क्या है, माइनस है, पहले में हमारा साइन क्या है, माइनस है, तो यहां याद रखो माइनस है, यहां क्या रहेगा, प्लस 2L/R कॉस थीटा प्लस L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो, अगर R डिस्टेंस हम देखते हैं और L डिस्टेंस देखते हैं, R और L डिस्टेंस देखते हैं, देखो R डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और L डिस्टेंस क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब दो चार्ज बहुत छोटे, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, बहुत, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, बहुत छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और उसको R से डिवाइड करेंगे, R तो बहुत बड़ा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो उससे डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है हम निग्लेक्ट कर लेंगे, स्क्वायर वाला टर्म क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे, बिकॉज 2L is very less than R, 2L is very less than R, then L is very less than R। okay? तो R तो बहुत ग्रेटर हो गया, एंड R is very ग्रेटर देन L। तो निगलेक्ट किसको निगलेक्ट करेंगे, L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब बचेगा क्या हमारे इसमें, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2LR कॉस थीटा, और यहां R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2LR कॉस थीटा।
ये आ गया। अब स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि हमें 1/r1 चाहिए, 1/r2 चाहिए, हमारा m तो पता है हमें क्या चाहिए, 1/r1 और 1/r2। तो पहले तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इसमें से स्क्वायर हटा दो। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो क्या होगा, r1 इज इक्वल टू r 1 माइनस 2lr cos थीटा रेस टू हाफ, रूट मीन्स हाफ होता है। सिमिलरली r2 इज इक्वल टू r 1 प्लस 2lr cos थीटा रेस टू हाफ, एक प्लस एक माइनस, ये आ गया हाफ वाला कंडीशन। अब हमें क्या चाहिए, 1/, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। नाउ 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2r cos थीटा रेस टू माइनस हाफ, ये नीचे चला गया तो पावर माइनस हो जाएगा। एंड 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2lr cos थीटा माइनस हाफ। तो यहां तक समझ में आ गया, माइनस हाफ आ गया, यहां तक समझ में आ गया, माइनस हाफ आ गया। अब माइनस हाफ में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे यहां। तो अब हमें पता है नाउ 1 प्लस एक्स रेस टू n, वन प्लस एक्स रेस टू n, ये अगर हम थ्योरम यूज करते तो यहां आता है फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, ये फॉर्मूला हम यूज करते। हायर टर्म हम निगलेक्ट कर देते, हायर टर्म क्या करते, निगलेक्ट हायर टर्म। तो इसके ऊपर जो हायर वाले टर्म आएंगे स्क्वायर क्यूब, उसको हम निगलेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टर्म है, हमारा टर्म ये देखो, हमारा टर्म क्या है, l/r, इसका स्क्वायर होगा, इसका क्यूब होगा, तो वो कुछ यूजफुल नहीं है, कुछ यूजफुल नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करेंगे। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2l/r cos थीटा रेस टू माइनस हाफ। तो ये माइनस हाफ आगे आ जाएगा, ये माइनस हाफ आगे, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/r 1 माइनस 2l इंटू r, और ये हाफ आगे आ गया, सो माइनस माइनस प्लस cos थीटा। तो अभी ये 2 कट जाएगा और r1 का वैल्यू होगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इन ब्रैकेट 1 प्लस l/r cos थीटा। सिमिलरली अगर r2 के लिए हम अप्लाई करेंगे 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस l/r, यहाँ प्लस था, देखो यहाँ 2 था, अब cos थीटा माइनस हाफ, माइनस हाफ आगे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन, 2 कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या हो जाएगा, -2, यहाँ आ जाएगा ये माइनस हाफ। तो अब यहाँ चेंजेस क्या होगा, तो सिंपली साइन का चेंज होगा, यहाँ होगा -lr cos थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 को हम 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट इक्वेशन 3 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करने वाले हैं अब। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, क्या था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू q 4πε0, देखो 4πε0, 1/r1 माइनस 1/r2, सो 1/r1 और r2 का वैल्यू हमारे पास आ गया। 1/r1 क्या है, 1/r 1 प्लस
एल बाय आर कॉस थीटा माइनस 1/r 1 माइनस एल बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से 1/r बाहर निकल जाएगा, 1/r बाहर, सो v इज इक्वल टू क्यू 4πε0 और r बाहर आ गया, r बाहर आ गया, बचा क्या 1 प्लस एल बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस एल बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 1 कट, 1 1 कट हो गया, तो बचा हुआ टर्म क्या है हमारा, v इज इक्वल टू क्यू 4πε0 r एल डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, एल डिवाइड दोनों को ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, एल बाय आर कॉस थीटा प्लस एल बाय आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, 2 टाइम्स हो जाएगा 2l कॉस थीटा बाय आर। अब हमें पता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ठीक है, अभी हम वेक्टर साइन नहीं यूज करेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ठीक है, तो अब हम यहां अप्लाई क्या करेंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q इंटू 2l क्या हो गया P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। क्या हो गया 4πε0 r स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला समझ में आ गया, ये V इज इक्वल टू डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होता है P कॉस थीटा 4πε0 r स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसे किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो v इज इक्वल टू P, ऊपर r से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा और नीचे भी r से मल्टीप्लाई किया 4πε0 r क्यूब। ठीक है, नीचे और ऊपर मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पी आर कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P डॉट आर डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब। तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हमारा, डॉट प्रोडक्ट में आंसर स्केलर आता है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो v इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर अपॉन 4πε0 r स्क्वायर ही रहेगा, यूनिट वेक्टर में r स्क्वायर ही रहेगा, याद रखो, क्योंकि यूनिट का स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें 2 केस अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 केस अप्लाई। तो देखो पहले फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे P cos थीटा 4πε0 r स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला जो है दैट इज V इज इक्वल टू P cos थीटा 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं 2 केस पे। फर्स्ट केस, इफ C point C is at हम पहले एक्सिस पे लेते, एक्सिस पे पॉइंट सी कहाँ होगा एक्सिस पे। अगर हमने पॉइंट सी एक्सिस पे ले लिया तो देखो हमारे पास 2 चार्ज है, प्लस क्यू ए माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा, और यहाँ एक्सिस पे हमने पॉइंट सी ले लिया, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू 1। डिपेंड करता है आप एंगल कहाँ से ले रहे हो, अगर यहाँ से एंगल ले रहे हो तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ आ गया, हमारा सी पॉइंट यहाँ या यहाँ आ गया, तो एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वो केस हम लिखते हैं, इफ सी पॉइंट इज, इफ पॉइंट सी कहाँ पे है
along एक्सिस, along एक्सिस। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। तो पुट करो v इज इक्वल टू p कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0, 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 180 इज इक्वल टू -1, ये हमें पता है। तो अब आंसर क्या होगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस माइनस p 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर। ये होगा अगर एक्सिस पे पॉइंट है। सेकेंड केस, इफ पॉइंट C एट इक्वेटर, कहाँ पे, पॉइंट C इक्वेटर पे, मीन्स चार्ज प्लस Q, चार्ज माइनस Q, और पॉइंट C यहाँ पे इक्वेटर पे। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये मिनिमम पोटेंशियल है, इक्वेटर पे मिनिमम पोटेंशियल होता है और एक्सिस पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। एक्सिस पे क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। ये समझ में आ गया, 0 वैल्यू। तो एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ निगेटिव, तो ये समझ में आ गया। इक्वेटर पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 रहेगा। और तो अब अगर आप इक्वेटर का पॉइंट कहीं भी ले लो, देखो इक्वेटर कैसे हो सकता है, सपोज हमारे पास ये डाइपोल है, ये डाइपोल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो इक्वेटर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो, आप क्रॉस में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सब जगह आप क्या कर सकते हो, इक्वेटर ड्रॉ कर सकते हो। तो इक्वेटर का आपका एक प्लेन बनेगा, इस तरह से प्लेन बनेगा, यहाँ एक चार्ज होगा और यहाँ एक चार्ज होगा, तो ऐसे एक टोटल प्लेन बनेगा। इस प्लेन पे कहीं भी जाओ तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस हर जगह सेम है। तो यहाँ जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन पे आप कहीं भी जाओ, ऐसे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो यहां सेंटर में आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगर हम अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब तो हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फाइंड किया, दो चार्ज की वजह से, मींस एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से फाइंड आउट किया। सपोज अब नंबर ऑफ चार्ज है, अब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब बहुत सारे चार्ज है, उसकी वजह से एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये आपको पता है। कंसिडर अ पॉइंट पी, कंसिडर पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। और सराउंडिंग में बहुत ज्यादा चार्जेस है, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा चार्ज है। तो यहां एक चार्ज है Q1, यहां है Q2, यहां Q3, ऐसे अप टू Qn चार्जेस है। कितने हैं, Qn चार्जेस। तो उस चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये सारे चार्जेस कितने डिस्टेंस पे है, चार्ज Q1 हमारा R1 इतने डिस्टेंस पे, ये देखो ये हमारा, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पहले, ये डिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3 और ये R4, सॉरी Rn, ये क्या है, Rn। तो बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, कितने डिस्टेंस पे, R1, R2, R3, R4, Rn from point P. Okay, so consider a system of charges, consider a system of charges Q1, Q2, Q3 up to Qn
at distance r1, r2, r3 up to rn from point P. From point P. Now potential at point P due to charge q1 at distance r1 is v1 is equal to फॉर्मूला हमारा 1/4πε0 1/4πε0 q1/r1. Similarly हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, Q3, Qn at distance R2, R3, Rn is. अब यही फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, Q2 की वजह से V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 R2, V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 R3 dash 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 Vn is equal to 1/4πε0 Qn Rn. तो ये हो गया इंडिविजुअल पोटेंशियल, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है हर एक की वजह से समझ में आ गया, लेकिन P पॉइंट पे अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, सबका एडिशन, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn, ये क्या होगा हमारा टोटल पोटेंशियल. अब हमारे पास वैल्यू है V1 V2 V3, सबका ऐड करेंगे हम वैल्यू, सबका वैल्यू क्या करेंगे हम ऐड करेंगे. अब V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 R1 प्लस 1/4πε0 Q2 R2 प्लस डैश 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 1/4πε0 Qn Rn. अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1/4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में बचा क्या, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Qn Rn. ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इन जनरल लिखना होगा तो हमें तो हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0. अब समेशन के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, सो QI RI. ये हो गया जनरल फॉर्म, मीन्स I का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एडिशन करते जाएंगे, कब कितने तक बढ़ता जाएगा, n तक. तो ये हो गया पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है. तो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ खत्म होता है, मीन्स पोटेंशियल वाला हमारा सिस्टम हमने 3 के लिए फाइंड किया है. कौन सा, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक डाइपोल के लिए और एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए. अब इसके आगे जो हमारा कंसेप्ट दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू में ले लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा क्या. अब इक्वी पोटेंशियल मीन्स जिस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता, उस सरफेस को क्या कहेंगे हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. सिंपल,
An equipotential surface is that at every point of which a potential remains same. ओके तो ये ऐसा सरफेस है जहां पे आप कोई भी पॉइंट चूज करो तो वहां पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड equipotential surface is equipotential surface is that surface at every point of which which the potential remain same. हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज V इज अ पोटेंशियल, हम कहते हैं सपोज V क्या है हमारा, पोटेंशियल है. अब V का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R. अब देखो फॉर्मूला को अच्छे तरीके से, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है, R पे डिपेंड करता है. अगर R को हमने कांस्टेंट रख दिया, सपोज ये एक चार्ज है Q, अब रेडियस हमने ले लिया R और उस रेडियस से मैंने स्पीयर ड्रॉ किया. मैं सर्कल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, स्पीयर बोल रहा हूं. ठीक है, देखो ये है स्पीयर, तो इसके सेंटर में अगर चार्ज है, इसके सेंटर में क्या है, चार्ज है हमारा Q. तो यहां से डिस्टेंस R, यहां भी डिस्टेंस R, यहां भी डिस्टेंस R, कहीं भी जाओ अब डिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेगा, क्योंकि स्फीयर है. तो इस सरफेस पे कहीं भी जाओ पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, V. पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, V. तो इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस सरफेस को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इस सरफेस पे आप कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि R का वैल्यू कांस्टेंट है. R का वैल्यू, अगर R का वैल्यू चेंज कर दिया आपने, R1, R का वैल्यू क्या कर दिया, R1, तो अब R1 का न्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, जिसका पोटेंशियल, अब इस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन उस पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1 रहेगा. वैल्यू क्या रहेगा, R1. तो R1 पे डिपेंड करेगा, तो इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब आपके बुक में 2 डायमेंशन में डायग्राम दिया है, आपके बुक में क्या दिया है, 2 डायमेंशन में डायग्राम दिया है. 2 डायमेंशन में डायग्राम मीन्स इसको सर्कल के फॉर्म में डायग्राम दिया है, ठीक है, स्फीयर के फॉर्म में नहीं दिया है. तो बुक का डायग्राम कैसे है हमारा इस तरह से. ठीक है, अब थोड़ा ये इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज सेंटर में रहेगा और ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये Q, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर. तो यहाँ एक वैल्यू रहेगा, यहाँ पे वैल्यू सेम, यहाँ पे वैल्यू सेम. तो ये समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. सॉरी, ठीक है. अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को अगर मूव करना है मुझे,
सपोज एक मैंने चार्ज ले लिया, दूसरा पॉइंट चार्ज Q0, इसका वैल्यू 1 है, हमारा टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज या यूनिट चार्ज। अब इसको मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना है, P से Q पॉइंट पे यहां तक लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलो अब उसको हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो अब मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, अब ये है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहां पे मेरा चार्ज है, यहां पे मेरा चार्ज है Q, उसकी वजह से ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इस पे हम दो पॉइंट लेते हैं, पी क्यू, पॉइंट P और पॉइंट Q। अब चार्ज को मुझे मूव करना है फ्रॉम पॉइंट P टू Q, चार्ज को कहां से कहां मूव करना है, फ्रॉम पॉइंट P टू Q बाय डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू डिस्प्लेस पॉइंट फ्रॉम P टू Q। अब यहां का चार्ज हमने क्या लिया है, Q0, जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। इसको मूव करने के लिए कितना वर्क लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q माइनस P, कहां से कहां मूव कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, या P माइनस Q ले लो, सिंपल P VP माइनस VQ, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे, इज इक्वल टू वर्क डन PQ। लेकिन ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्या है, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, पोटेंशियल रिमेन सेम। तो Vp और VQ ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Vp माइनस VQ 0, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को आप कहीं भी घुमा लो, आपको वर्क डन की जरूरत नहीं होती, आपको वर्क डन नहीं लगेगा, तो फ्रीली यहां वर्क डन नहीं लगता। ठीक है, ये हो गया एक केस। अब दूसरे एंगल से स्टडी करते हैं वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला दूसरा क्या है हमारा, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अगर Q0 का वैल्यू 1 है, Q0 इज इक्वल टू 1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, E इंटू dx, ऐसे भी लिख सकते हैं, E इंटू dx। टेस्ट चार्ज ले रहे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे, तो Q0 का वैल्यू 1 कंसिडर किया, तो F इज नथिंग बट E। ये हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया है, तो इसलिए शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो अभी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो पोटेंशियल डेफिनेशन यूज किया, अब वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि अब हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूं स्फीयर का, ये थोड़ा सा पार्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे हमारा चार्ज Q है, यहाँ पे हमारा चार्ज Q है, और वहां से अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और मुझे क्या करना है, चार्ज को, यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करना है, यूनिट चार्ज को क्या करना है, मुझे डिस्प्लेस करना है। तो यहां से मैं एक चार्ज, यूनिट चार्ज को Q0 को डिस्प्लेस करूंगा, कितने डिस्टेंस, dx इतने डिस्टेंस, दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, वो सरफेस को क्या रहेगा,
90 डिग्री रहेगा, तो सरफेस पे अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सरफेस में dx और e का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर वर्क डन dw इज इक्वल टू e डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट है e dx वाला फॉर्मूला, और e dx वाला फॉर्मूला क्या होगा, e dx cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos थीटा इज नथिंग बट 90, सो e dx cos 90 इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पे अगर आप वर्क डन करते हो तो 0 होता है, क्योंकि dx और e परपेंडिकुलर होता है। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीयर के सेंटर से लाइन जो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होती है स्पीयर को, और डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे तो 90 डिग्री में रहेगा, क्योंकि e और dx हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो उसके वजह से वर्क डन क्या होगा, 0। तो बाय डेफिनेशन भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंड बाय फॉर्मूला भी वर्क डन 0 है। तो दोनों से हमने प्रूव किया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो ये याद रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ हमारा पोटेंशियल वाला टॉपिक फिनिश होता है।